So hello dear students, I hope you all are safe and doing very great and today we are going to discuss the first AITS, ठीक है, जो अभी आपका पहला AITS हुआ था वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिस्ट्री पार्ट. ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ मेडिकल पेपर. तो मेडिकल पेपर में हम क्वेश्चन आप लोगों के पास PDF होगी, तो आप क्वेश्चन साथ साथ में देखना, मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी एंड वॉट एवर विल बी द थिंग्स गिवन आई जस्ट जॉट इट डाउन हियर एंड फ्रॉम देयर यू कैन टैली. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री. So first question is the incorrect statement among the following are. ठीक है, हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है और तीनों में से हमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, सो द ए स्टेटमेंट इज 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. Okay, so the first statement is 1 gram atom of oxygen is any times heavier than 1 atom of oxygen. ठीक है, हमें पहला स्टेटमेंट गिवन ये है, तो लेट्स सी 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है. 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का आप सब लोग को पता है कितना मास होता है 1 मोल ऑक्सीजन का, दैट इज 16 ग्राम. ठीक है, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ कि 16 AMU इंटू Na. ठीक है, एक एटम का जितना ही मास होगा इंटू Na. अब आपको पता है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना मास होता है 16 AMU. सो इफ आई कंपेयर दिस विद दिस, तो ये क्या है, एनी टाइम्स हैवियर है किससे, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, कमिंग ऑन टू द सेकेंड स्टेटमेंट. द सेकेंड स्टेटमेंट सेज 1 मीटर क्यूब ऑफ H2. We have 1 meter cube of H2 is at STP weighs 89.2 grams. ठीक है, तो जो B स्टेटमेंट हम देखते हैं, B स्टेटमेंट में क्या है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ H2, ठीक है, STP पे कितना वेट करता है 89.2 ग्राम्स. सो लेट अस सी 1 मीटर क्यूब ऑफ 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब होता है, अगर आपने कन्वर्जन ध्यान से देखा हो तो 1 मीटर क्यूब होता है कितना लीटर, 10 का पावर 3 लीटर. ठीक है, और STP पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम बाय 22.4 एट STP. तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर 3 अपॉन 22.4 इज इक्वल्स टू, वेट मान लेते हैं हम W है और जो कि हमें निकाला है और मोलर मास इसका 2 है, तो 11.2. इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 89.2. सो मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है. ठीक है, अब ये जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि ब्लू विट्रियोल एंड ग्रीन विट्रियोल आर आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस. एक वर्ड आया है क्या, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस. आइसो मतलब होता है सेम और मॉर्फस मतलब होता है जिनकी मोर्फोलॉजी, मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो. जो दो अलग अलग कंपाउंड्स सेम स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस या फिर आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स. सो वी हैव 2 कंपाउंड्स. ब्लू विट्रियोल क्या होता है, CuSO4.5H2O. ठीक है, कॉपर है, सल्फेट है और 5 H2O है. और वी हैव ग्रीन विट्रियोल आप सबको पता है क्या होता है, FeSO4.7H2O. तो हमारे पास SO4 भी है और H2O भी है, लेकिन ये कितना है 7 है. तो क्या इन दोनों का स्ट्रक्चर कभी सेम हो सकता है, कभी नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंपाउंड गिवन है, ये गिवन है दैट इज CaSO4.XH2O. ठीक है, इट लूजेस 6.2% ऑफ वाटर, 6.2% ऑफ वाटर अपॉन हीटिंग. इतना ये क्या कर देता है, लूज कर देता है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X.
क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसका जितना भी वेट है इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये इसके वेट का 6.2% जो है वो लूज कर देगा, ठीक है। और इसका वेट कितना होगा, इसका वेट क्या है, हमारे पास ये कैल्शियम सल्फेट .XH2 हुए, तो फिर ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 96 प्लस 18x, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 136 प्लस 18x, ठीक है, 132 प्लस 18x, ठीक है, ये हो गया इसका वेट। एंड नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ H2O हमसे बोल रहा है कितना 6.2 है, तो ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ H2O, वेट ऑफ H2O अपॉन टोटल वेट इनटू 100, यही तो हो जाएगा परसेंटेज, और यही आपको कितना गिवन है 6.2%, ठीक है। तो वेट ऑफ H2O आपको गिवन है कितना 18x, और ये कितना है 136 प्लस 18x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 6.2, ठीक है, यही तो है। यहां से आप सॉल्व करोगे, यू विल सॉल्व, तो सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 18x एक सेकेंड, सो यू विल सॉल्व दिस, और यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.1/2, दैट इज 0.5, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब इसी को हम बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं हमारे पास Na2SO4 है, ठीक है, जिसका वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है हमें कितना 12% वेट बाय वेट का क्या मतलब है, वी हैव 12 ग्राम ऑफ Na2SO4 ओके इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब हमें डेंसिटी भी गिवन है, वी ऑल्सो नो द डेंसिटी दैट इज 1.2 ग्राम पर ml। तो अब हमसे देखो जो दो चीज़ें पूछी है वो नॉर्मेलिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी पूछी है, तो फिर हम सबसे पहले मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी क्या हो जाता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, ओके। तो मास बाय डेंसिटी कैसे हो जाएगा, मास हमें गिवन है 100 अपॉन 1.2, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हमें पता है कितना हो जाता है 46 प्लस 96, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 142, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज 100 अपॉन 1.2, तो ये ऊपर 1.2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सिंस ये किस में है, ml में है, इसको हम यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 का पावर -3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 अपॉन 142, इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये देखो 144 अपॉन 142 है, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा मोलारिटी, तो ये हो गया आपका मोलारिटी। अब ये देखते हैं मोलालिटी क्या होता है। मोलालिटी क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये 100 ग्राम है पूरा सोल्यूशन का, ठीक है, ये 100 ग्राम सोल्यूशन का है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 12 दैट इज 88 ग्राम्स, ओके। ये किस में होता है, केजी में होता है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 142 अपॉन 88 इंटू 10 का पावर -3, इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी, we have 12 into
1142 into 88. So if we solve this, we get answer that is 0.96 मोलर. ठीक है, तो हमें पता है ये 1 से ज़्यादा है और ये 1 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर. सो वी हैव ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन सो वी हैव ए इज करेक्ट. एंड ऑल्सो नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मैलिटी क्या हो जाएगा इसका एन फैक्टर के बराबर, जो कि एन फैक्टर है आपका 2. तो मोलैरिटी से हम नॉर्मैलिटी निकाल लेंगे. ठीक है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 2 ग्राम एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विद 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ B4. ठीक है, वी हैव अ रिएक्शन गिवन दैट इज 2A2 प्लस 3B4. ठीक है, गिव्स 4C. तो ये क्या है आपका 2 ग्राम एटम है. ठीक है, 2 ग्राम एटम है, मतलब कितना मॉलिक्यूल हो गया 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास 2 ग्राम मॉलिक्यूल. सिंस दिस इज 2 ग्राम, तो ये भी हमारे पास है 2. ये कितना मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 मोल, और ये हमें गिवन है कितना 2 मोल. ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1/2 कर देंगे, इसके स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं, और ये हो जाएगा 2/3. तो ये 0.5 और ये 0.6. तो यहाँ पे LR क्या आ जाएगा, A विल बी LR, दिस विल बी योर LR. ठीक है, और C क्या बोल रहा है, देखो ये जितना, ये अगर 1 ग्राम है, या अगर ये 1 मोल है, तो ये कितना बनेगा 2 मोल. ठीक है, स्टोइशियोमेट्री से 2 मोल है तो 4 मोल बन रहा है, तो 1 मोल है तो कितना मोल बनेगा 2 मोल, मतलब इसको हम कह सकते हैं 2Na. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट. तो ये कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, 5th में हमसे बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी एडेड. ठीक है, हमें वाटर एडेड बताना है, और ये क्या है डाइल्यूशन का केस है, और जब भी डाइल्यूशन का केस होगा आप क्या यूज़ करोगे, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू V2. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो V2 आएगा वो आएगा आपका 500 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 500 ml बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसको क्या है, ये आपका है फाइनल वॉल्यूम. तो फाइनल वॉल्यूम था, और पहले आपके पास कितना था 100 और था, तो अभी जो कितना पानी कितना ऐड किया होगा, वाटर एडेड हो जाएगा आपका कितना 500 माइनस 100 दैट इज 400 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम. एयर है उसमें कितना है 20% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, हाउ मच एयर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब. सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन. एसिटाइलिन क्या होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब इसको हम लिख सकते हैं C2H2. ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन वी हैव. तो देखते हैं पहले इसका कंबशन का क्या रिएक्शन होगा वो देखते हैं. तो ये करेगा रिएक्ट O2 के साथ, और ये बनाएगा CO2 प्लस H2O. ठीक है, और अगर रिएक्शन बैलेंस कर देंगे तो ये 2CO2 और H2O, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 and 2, so here we will be having 5H2. ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन. ठीक है, और अगर यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास ये कितना है, अगर मोल्स को हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम,
मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, C2H4H2 कितना होता है 24 प्लस 2 दैट इज 26, ठीक है। ये देखो अगर ये 2 लीटर है तो ये कितना बनाएगा 5 लीटर, इसकी कितनी ज़रूरत होगी 5 लीटर की। तो अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो ये कितना होगा 5/2 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन ये जो है वो टोटल एयर के कितना परसेंट है 20%, मतलब इज इक्वल्स टू 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कैसे आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 25 तो 1 2 5 0 इज इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2 आयन, ठीक है। हमारे पास Fe+2 आयन है और इसमें हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि Fe का क्या होता है 26 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसका हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी 3d 6 and 4s 2, ठीक है। तो इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो Fe+2 आयन की अगर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 4s0, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 3d6, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 and 6, सो वी हैव 1 2 3 and 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, ठीक है। इंक होगा क्या, इंक भी डाल देंगे। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सो वी हैव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 256 एंड एटॉमिक मास गिवन है कितना 32, ठीक है। ये गिवन है तो हमें इससे पूछ रहा है एटॉमिसिटी। तो कभी भी एटॉमिसिटी किसी भी चीज़ की क्या होती है कि जितना उसका मॉलिक्यूलर मास हो अपॉन उसका एटॉमिक मास हो, उतने ही सारे तो एटम्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 256 अपॉन 32, तो ये हो जाएगा आपका 8, सो 8 इज द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, देयरफॉर इट एग्जिस्ट्स एज S8, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, so we have question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक वेट ऑफ 40, ठीक है, 40 उसका एटॉमिक वेट है, और ये बोल रहा है हमसे क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6, so this is the atomic number, ओके। तो ये हमसे बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। तो आप मुझे बताओ, हमारे पास वेट गिवन है और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कैसे, 2 + 2 + 6 दैट इज 10 + 2 12 + 6 18, तो 18 तो हो गए इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इसका हो गया क्या 18, और एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट आप सबको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा बराबर होगा, सिंस इट इज एन एटम इट्स नॉट एन आयन, तो ये क्या हो जाएगा 18 + n इज गिवन टू बी 40,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 will be number of neutrons. So this is the option A is the correct one. Okay, so coming on to question number 11. Question number 11 हम ध्यान से पढ़ते हैं. ये बोल रहा है कि when atoms are bombarded with alpha particles, only a few million suffer deflection, others are pass out undeflected. ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो एटम में बहुत सारे स्पेस क्या है, खाली है, इसी वजह से क्या हो रहा है, जो भी अल्फा पार्टिकल की रे है वो अनडिफ्लेक्टेड जा रही है. सो ऑप्शन नंबर इसमें भी गिवन होगा, ऑप्शन नंबर डी. द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज a very smaller volume, ठीक है, and it is consolidated at the center of the atom. बाकी का स्पेस जो होता है मोस्टली क्या होता है, खाली होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोल रहा है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू मास नंबर. ठीक है, मास नंबर से कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है. क्या, जो आर होता है वो होता है आर नॉट A का पार्ट 1/3. This is the formula, okay, and you have to remember this formula because it is a direct relation between radius of nucleus and mass number A, where A is the mass number. Okay, so coming on to question number क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि बोहर मॉडल में क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज गामा. ठीक है, एटॉमिक रेडियस गिवन है आपको फर्स्ट ऑर्बिट का r1, दैट इज गामा. ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, r1 इज गिवन एज टू बी गामा एंड वी आर आस्क्ड विद द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, हमें r3 पूछ रहा है. ठीक है, तो आपको क्या पता है कि जो भी हमारा बोहर है वो क्या होगा, इट विल बी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. ठीक है, तो Z हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, एंड फॉर थर्ड ऑर्बिट ये क्या होगा, r1 अपॉन r2. अगर हम एक ही एटम की बात कर रहे हैं तो Z सेम रहेगा, और आपको पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n². ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n², ये हो जाएगा आपका गामा. ठीक है, R इज इक्वल्स टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1/r2 अगर हम करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 3 का स्क्वायर, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में पूछ रहा है, इसीलिए R2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 9 गामा के बराबर होगा. सो ऑप्शन नंबर, सो वी हैव ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस. ठीक है, so coming on to question number 16. question number 16 is also a very interesting question. question number 16 में क्या बोल रहे हैं कि हमें मैच द फॉलोइंग करना है और हमें सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं. ठीक है, सबसे पहला है कि एक्सरे स्पेक्ट्रा. एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो एक्सरे स्पेक्ट्रा चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, नो. ठीक है, और ये क्या है, बी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये भी गलत है. ठीक है, सी में दिया हुआ है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा जितना, ये देखो एमिशन स्पेक्ट्रा जो होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा जितने भी अलग अलग वेवलेंथ पर होते हैं, जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं, इट अकाउंट्स फॉर, वो क्यों मिलती हैं, इट अकाउंट्स बिकॉज इट दिस एमिशन स्पेक्ट्रा अकाउंट्स फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा. डी ब्रॉगली क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सिंपल सा बोला है क्या, डी ब्रॉगली इक्वेशन. और आप लोगों को पता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन इज नथिंग बट लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. सो दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं, या फिर mv इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा. ये क्या है आपका, डी ब्रॉगली ने अपना इक्वेशन दिया था.
सो बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें सो यू मस्ट बी नोटिसिंग कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बिकॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ चैप्टर जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं एज फार एज नीट इज कंसर्न. सो यू शुड मेनली फोकस ऑन फॉर्मूले इन दिस चैप्टर, ठीक है, एंड प्रैक्टिस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स. सो कमिंग ऑन टू द न्यूमेरिकल पार्ट, एक बार देखते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या गिवन है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसका मास, एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 ग्राम और डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है और जिसकी वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है और हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है. सो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv. We know the value of m, we know the value of v, we also know the Planck's constant, that is 6.62 into 10 ka power minus 34. We just have to calculate this. So let us proceed. 6.62 into 10 ka power minus 34 upon ये 1 ग्राम गिवन है और इसमें जो हम मास लेते हैं वो केजी में लेते हैं. और यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो मास होगा वो हमारे किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए. तो अगर ये 1 ग्राम गिवन है दैट मीन्स इट इज़ 10 का पावर माइनस 3 kg, ठीक है. तो यहाँ पे 10 का पावर माइनस 3 इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस 34 था तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 1 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10 का पावर माइनस 33 मीटर, ठीक है. यह जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मीटर में. सो दिस करस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. तो ये हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 विच इज आस्किंग कि मिनिमम जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो किस पार्टिकल से एसोसिएटेड होगा. तो आपको पता है कि लैम्डा क्या होता है, h अपॉन mv. हमें जानना है कि मिनिमम ये वैल्यू कब होगी, जब ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो अभी हमें गिवन है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और CO2 मॉलिक्यूल एंड SO2 मॉलिक्यूल. तो जिसका भी सबसे ज़्यादा मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, उसका सबसे कम क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो वी हैव CO2. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो बात ही नहीं करते हैं क्योंकि वी हैव ऑलरेडी अ मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो भी मास होगा वो मॉलिक्यूल से बहुत ही कम होगा. तो इसीलिए हम दो ही ऑप्शन कंसिडर करते हैं, CO2 एंड SO2. और CO2 का आपको मोलर मास पता है दैट इज 44, ठीक है, 44U और इसका होता है 32 + 32 दैट इज 64U. तो फिर ऑब्वियसली इसका मास सबसे ज़्यादा है तो इसका लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है. So option number D for this. Okay. So we have question number 25 जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है. उन सबको लगता है कि जितने भी क्वांटम नंबर हैं वो सारे किससे रिलेटेड हैं, आपके श्रोडिंगर इक्वेशन से. तो आप लोग को पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन से हमारे 3 ही क्वांटम नंबर्स आए थे, ठीक है. लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर था दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो आया था हमारा कहाँ से, spin quantum number. It does not belongs to Schrodinger's equation, that is why it is always either +½ or -½ so spin quantum number जो होता है वो नहीं बिलोंग करता है किससे, Schrodinger wave equation से, ठीक है. Coming on to question number 27 में देखते हैं क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है. ये होता है और ये नहीं होता, 1s2 2s2 2px1 2py2 and 2pz0. So in this question number 27 we are given कि जो भी नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो जो ऊपर वाला हमने देखा है कि 2px1 2py1 एंड 2pz1 होता है, जबकि 2px1 2py2 और 2pz0 नहीं होता है. ऐसा क्यों है, तो ये किससे डिटरमाइन किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं. सो वी हैव
3 फ्रेंड्स, ठीक है, एक आउगोस प्रिंसिपल आउगो थे, एक हुन थे और एक था पॉली, ठीक है। तो इन तीनों ने अपना अपना रूल दिया था और इन तीनों को ही मिला के हम क्या करते हैं, अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है ऑर्बिटल में, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो ये स्पेसिफिक चीज़ है, ये कौन बोल रहा है, ये हुन बोल रहा है, ये हुन्स रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग हुन्स रूल। क्यों? क्योंकि हुन्स रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ सब शेल, ये क्या होता है, पहले किस में फिलिंग होनी चाहिए, पहले ये सिंगल फिलिंग होनी चाहिए सब में, उसके बाद जाके पेयरिंग होगी, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो फर्स्ट इट शुड बी फिल्ड सिंगल एंड देन पेयरिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स विथ ईच ऑर्बिटल, ठीक है, फर्स्ट सिंगली, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरने चाहिए पहले, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। तो आप 2pz0 को छोड़ के 2py की डबल पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले अकेला रह जाएगा। तो इसके लिए ये कौन बोलता है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि इफ 500 ml ऑफ 500 मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया, 500 ml से 1500 ml हो गया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो जब भी कभी डाइल्यूशन का आए तो बिफोर डाइल्यूशन, फॉर डाइल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। सो देयरफॉर बिफोर डाइल्यूशन जितने भी नंबर ऑफ मोल्स थे और आफ्टर डाइल्यूशन जितने भी नंबर ऑफ मोल्स थे, दे विल बी इक्वल। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि 500 ml, तो हम मिलीमोल्स की बात कर रहे हैं तो हम ml में ही बात कर सकते हैं, और 5 मोलर सोल्यूशन एंड फाइनल कितना हो गया 1500 ml एंड m2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3, तो ये हो गया 5/3, दैट इज 1.66 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। 1.66 आपका आंसर आ जाएगा। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दिस Na इज व्हाट 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, ये हमें गिवन है। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें, 100 ml और 0.02 मोलर H2SO4 में। तो ठीक है, हमें यहाँ से क्या निकल सकता है, हमें निकल सकता है मिलीमोल्स। कैसे निकलेगा, 0.02 mv से निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर ये ml में है तो इसको हम किस में कर देते हैं, लीटर्स में, तो ये हो जाएगा 0.02, तो ये क्या हो जाएगा 0.002 मोल्स, ठीक है। इतने सारे मोल्स हैं हमारे पास और हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये है 2 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 10 का पावर -3 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच कर रहा है, ओके एनीवेज, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, X एंड Y, जिन्होंने सेम सब्सटेंस का मास हमें बताया है 7.0 ग्राम एंड 7.00 ग्राम,
ठीक है, वी हैव 7.0 ग्राम, एक्स ने बताया है और वाई ने बताया है 7.00 ग्राम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्यूरेसी होती है, आपने देखा होगा प्रेसिजन और जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर्स में देखा होगा कि ये जो चीज़ है, ये डेसिमल के बाद ये हमें दो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स और हमें एक्यूरेट बता सकती है। तो हम इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट किसको मानेंगे? y को मानेंगे। सो y इज मोर एक्यूरेट देन x। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 एंड H2O containing 5.93% हाइड्रोजन एंड 11.2% हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। ये इसमें हमें दे रहा है क्या? हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रहा है। और अभी हमसे ये पूछ रहा है कि ये सारे जो डेटा हैं ये कौन से लॉ को फॉलो करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए अगर H2O में, ठीक है, ठीक है, अगर H2O में देखा जाए तो इसमें है हमारे पास हाइड्रोजन 11.2%। ठीक है, 11.2% हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? H और O का रेशियो देखते हैं इसमें, H/O का रेशियो। तो अगर ये 11.2 है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 100 माइनस 11.2 दैट इज 88.8। ठीक है, अगर इसका हम रेशियो देखते हैं 11.2 और 88.8 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी पहले H2O2 में देख लें, तो H2O2 में अगर ये हाइड्रोजन 5.93% है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 5.93 तो कितना हो जाएगा? 94.07। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5.93 और ये यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा आपका? 47। अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाएगा? 5.93 और इस टू 47। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 5.93 इस टू 47। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेम हाइड्रोजन क्या हो रहा है? अलग अलग क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक रेशियो में कंबाइन होके H2O बना रहा है और दूसरे रेशियो से कंबाइन होके H2O2 बना रहा है। मतलब हाइड्रोजन दो कंपाउंड्स बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो इन विच इट इज कंबाइनिंग। तो ये कौन हो जाएगा? या क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है? नो, देयर इज नथिंग कंजर्वेशन ऑफ मास, हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते हम। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग अलग उसमें कंबाइन हो रहा है, रेशियो में कंबाइन हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी नहीं फॉलो कर रहा है बिकॉज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एवरीवेयर। तो फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या दे रहा है हमें? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बोल रहा है ये। क्यों? क्योंकि रेशियो ऑफ डिफरेंट masses ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग विद द सेम मास ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस H2O2 and H2O formation is following law of multiple proportion. ठीक है? So now coming on to question number 39, sorry.
क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। ठीक है, 39 में क्या बोल रहे हैं कि अगर एक मेटल को हम बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करने का क्या मतलब है, बेसिकली हम इसका क्या करा रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ नहीं गिवन है तो वी आर बर्निंग, वी आर जस्ट बर्निंग दैट मेटल इन एयर। तो फिर वो क्या हो रहा है, उसका जो मास है वो 60% इंक्रीज हो जा रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल बताओ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मेटल का, जो भी उसका वेट होगा, ठीक है, अपॉन उसका एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले मान लो कि लेट मास ऑफ मेटल बी x ग्राम। तो हमारे पास अगर x ग्राम मेटल का है तो अब वो मेटल ऑक्साइड बना ले रहा है। ठीक है, इफ m इज द मेटल, तो वो मेटल का ऑक्साइड बना ले रहा है। तो मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद उसका वेट इंक्रीज हो जा रहा है कितना, 60% से, मतलब x प्लस 60% ऑफ x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 160/100, दैट इज 16/10। तो 16/10 को हम लिख सकते हैं 8/5x। तो ये क्या हो गया आपका मेटल ऑफ वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ से हम वेट ऑफ जो भी एक्स्ट्रा वेट आया वो किसकी वजह से आया, वो आया हमारा किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 8/5x माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका 3/5x। ठीक है, सो दिस इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो सकते हैं, हम यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक इसी फिनोमेना पे रिएक्ट हो रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यही हो जाता है हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो ये हो सकते हैं W1/E1 इज इक्वल्स टू W2/E2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, W1/E1, हमने इसको x माना और इसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। तो ये क्या हो गया E, और W2 कितना हो गया है, मतलब ऑक्सीजन का 3/5x, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन आप सबको पता है क्या, इक्विवेलेंट वेट कंसेप्ट में हमने ये देखा था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, उसका वेट अपॉन एन फैक्टर कितना, 16/2, दैट इज 8। तो 8 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा, 3 ये क्या हो जाएगा 1/E इज इक्वल्स टू 3/40। तो हम क्या कह सकते हैं कि E क्या हो जाएगा 40/3, आंसर हमारा हो जाएगा। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। 41 में क्या बोल रहे हैं कि हमें एक रिएक्शन गिवन है, दैट इज C2H2, ये इथाइन है। ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, C2H4 दे रहा है। ठीक है, और फर्दर ये जो इथीन है ये पॉलीमराइज होके क्या बना ले रहा है, CH2। ठीक है, और जो हमें यहाँ पे इथाइन मिल रहा है ये हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बाइड से। ठीक है, जब H2 का रिएक्शन हो रहा है तो ये हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है और ये दे रहा है हमें इथाइन। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। हमें बोल रहा है कि हाउ मच पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय 200 ग्राम्स ऑफ C2H2। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन पूरी तरह से हर जगह से बैलेंस्ड है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर ये N है, N बनेगा तो यहाँ पे हमें मोल्स भी कितने लेने पड़ेंगे, N मोल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जितना मोल इसका रहेगा उतना ही मोल ये बनेगा, और ये कितना मोल हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड हम निकाल सकते हैं 200/40 + 24, दैट इज 40 and 24, ये हो गया आपका 64। 200/64 ये बना, तो ये भी कितना बना
200/64 एंड अगेन ये 200/64 है, तो स्टोइशियोमेट्री से ये भी 200/64 बना, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200/64, ठीक है। और 200/64 है तो इसका हमें वेट पूछ रहा है, ठीक है। सो n इज आर 200/64 हमारा आ गया, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, C2H4 का कितना हो जाएगा 24 + 4 दैट इज 28 × n, तो ये हो गया आपका 28 × 200/64। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87.5 grams. So with this we complete all the important questions that were asked in the chemistry part of this test, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो भी आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें हम फिर से नए सोल्यूशन के साथ आएंगे, नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।